आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग की तरफ से महाराष्ट्र के मौजूदा हालात और श्री राहुल गांधी ने यूएस के दौरे पर जब मुस्लिम लीग के एक पत्रकार के पूछने पर मुस्लिम लीग के बारे में बताया कि मुस्लिम लीग बिल्कुल सेक्युलर पार्टी है और नॉन सेक्युलर ऐसा कुछ भी मुस्लिम लीग में नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी और एसएस नेतागण जो है कहने लगा कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान को बांटने वाली जिन्ना की पार्टी है। उसके बाद जो है मोदी मीडिया में कंटिन्यूसली 2-3 दिन इसके बारे में डिबेट्स और चर्चा चले और कहीं न कहीं उनके बातों को सही ठहराने की कोशिश किया गया। ऐसे हालात में मैं ये जरूरी समझता हूँ महाराष्ट्र स्टेट मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से कि इसके बारे में आप लोगों को कुछ क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग जिन्ना पार्टी जो है वो देश की आज़ादी से पहले थे और पार्टीशन को लेकर के जो है पाकिस्तान चले गए। 1948 में ये जो पार्टी अभी आपके सामने है, जो बैनर आपके सामने लगा हुआ है, 1948 में पार्टीशन के बाद कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब उनके क़यादत में बनी हुई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और पहले की जो पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज के बाद आज तक जो है 1952 से लेके मुस्लिम लीग पहले पार्लियामेंट से लेके अभी भी पार्लियामेंट में मौजूद है और कई रियासतों में मुस्लिम लीग में हुकूमत में भी शामिल था। यहाँ तक कि बॉम्बे महाराष्ट्र में बॉम्बे में जो एमएलए थे 14 कॉर्पोरेटर्स थे और उस वक्त यहाँ पर भी कांग्रेस के साथ में अलायंस में मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ते थे। और एक बात है शायद आप लोगों को पता नहीं है, मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद इस्माइल साहब बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के साथ में हिंदुस्तान के संविधान बनाने में साथी थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर था। और कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्शंस में बताया गया, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे असेंबली में हो, कहीं भी हो, मजहब के लोगों के अलग अलग रीजन के उनके पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। ये अगर आप आज देखें आज के हालात में जो पार्लियामेंट में हो रहा है या दूसरे असेंबलीज में हो रहा है, हर चीजों को जो है कम्युनल करने की कोशिश किया जा रहा है। एक कम्युनिटी को या माइनॉरिटीज अक़लीतों को एक तरफ एक दीवार की तरफ मतलब पहुंचा देने की या धक्का देने की कोशिश किया जा रहा है। अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर होता तो ऐसे हालात पैदा नहीं होता और हर लोगों के फेवर में इम्पार्शियल तरीके से जो है हिंदुस्तान के हर चीज आगे बढ़ती है। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मुस्लिम लीग का हर लोग हर मेंबर उसमें फख्र फील करता है, वी फील प्राउड अबाउट इट। और 40 सालों से ज्यादा केरला के अंदर कंटिन्यूसली कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग अलायंस करके हुकूमत बनाया है। यहाँ तक कि जो संस्कृत सबसे बेहतरीन संस्कृत कॉलेज जो हिंदुस्तान के अंदर है, भारत में है, वो केरला में है। और वो केरला में हमारे अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनाब यूटी मोहम्मद बशीर साहब है, वो जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब बनाया गया है। उनकी तरफ से बहुत खूबसूरत बेड थे नॉन मुस्लिम्स और मुसलमानों के लिए भी केरला के अंदर संस्कृत कॉलेज जो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है हिंदुस्तान के अंदर जो है, और कॉलेज बहुत ही बेहतर है और उसका नाम है। ये चीज आपके सामने रखना था। इसके बारे में अगर कुछ भी सवाल आपको करना है तो मेरा बात करने के बाद में आप बात कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, जो 2014 के बाद बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट
सेंटर में आने के बाद में यहाँ का माहौल पूरा बिगड़ चुका है। इतना बिगड़ चुका है कि मुल्क की तारीख में इस कदर बेरोजगारी, इस कदर जीडीपी का गिरना, हर पहलू में जो है मुल्क पीछे गया है। उसके बावजूद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास या कोई भी मिनिस्टर के पास, दूसरा कोई मिनिस्टर ज्यादा बात नहीं करता। अगर बात करते हैं तो वो लोग बस तनकीन करने के लिए जुबान खोलते हैं। जैसा कि अभी राहुल गांधी ने कहा तो उन्होंने शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी है। ये तो अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं चाहकर या ना चाहकर भी कांग्रेस के हर लोगों को मुस्लिम लीग का सपोर्ट करना पड़ा। उनको भी जो है कहना पड़ा कि मुस्लिम लीग वाकई पूरा है सेक्युलर पार्टी है। और ये तारीख अगर देखा जाए 70 आज़ादी के बाद अभी तक जहां जहां भी मुस्लिम लीग हुकूमत में है या मुस्लिम लीग ने कहीं भी मुस्लिम लीग के नाम से कहीं भी दंगा फसाद शुरू नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा मिसाल केरला के अंदर मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है। मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में केरला के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर मुस्लिम लीग जो सीट निकलता है असेंबली का सबसे ज्यादा वहीं पर निकलता है। उसके बावजूद भी, और केरला के अंदर हिंदुस्तान का सबसे छोटा रियासत केरला, और केरला के अंदर आरएसएस का सबसे ज्यादा शाख मौजूद है। उसके बावजूद भी केरला के अंदर जितना भी कोशिश कर ले, केरला के अंदर दंगा फसाद नहीं होता है। वो मुस्लिम लीग का तौर तरीका, वहां पर इंक्लूसिव जो तरीका मुस्लिम लीग लेके चलता है, सबको लेकर के, जो ये सरकार 2014 से पहले सबका साथ सबका विकास नारा लगाया था, अभी तो मुझे उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं, आप सबको पता चल गया कि सबका साथ सबका विकास नहीं है। वो चीज को जो है कई सालों से मुस्लिम लीग केरला में उसको लागू किया हुआ है, सबके साथ सबका विकास। वो उस नारे के हिसाब से ये जुबानी तौर पर ने अमली जामा पहनाया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग में काम करके मुस्लिम लीग का तौर तरीका और जो सबको लेकर के, मुस्लिम लीग केरला के अंदर सिर्फ मुसलमानों के वोटों से नहीं जीतते हैं। मुस्लिम लीग केरला के अंदर हर रिलीजन, हर तबके के लोगों के वोटों से जीतते हैं। और केरला के अंदर यूसी रमन एक दलित है, यूसी रमन एक दलित है। अब ये डिबेट में, डिस्कशन में जो है गोदी मीडिया में ये सवाल उठा कि आपने अभी तक एक सीट नहीं दिया नॉन मुस्लिम को। तो जब हमारे एमपी साहब ने कहा कि दिया हुआ यूसी रमन को, बोला कि आपने रिजर्व सीट दिया, तो उनको बाकायदा बताया कि रिजर्व सीट ने जनरल सीट दिया कि 2 बार असेंबली में 2 बार जो है जनरल सीट यूसी रमन को दिया गया। और केरला के अंदर दलित विंग अलग है मुस्लिम लीग का। इसलिए हमारा जो सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम लीग ने उस नारे को अमली जामा पहना है कई सालों से, कई अरसों से। इसीलिए केरला के अंदर सबसे ज्यादा आरएसएस का शाख होने के बावजूद भी केरला के अंदर बाकायदा कई मरतबा कोशिशें भी किया गया, मंदिरों के अंदर गोश्त फेंका गया, गलत सलत हरकतें किया गया। उसके बाद भी जब तहकीकात इम्पार्शियली केरला के पुलिस डिपार्टमेंट जब किया, पता चला कि वो भी आरएसएस वाले ने किया था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसको अमली जामा मुस्लिम लीग ने पहना है। अब जो 2014 के बाद में जो हालात हुआ है, और हाल में आज जो है, कल मेरे ख्याल से गिरिराज सिंह जो है, इनका जो मिनिस्टर है गिरिराज सिंह बिहार में एक स्टेटमेंट निकाला है कि बीजेपी अगर जीतते हैं तो तमाम गैर कानूनी मुसलमानों को जो है हम वापस भेज देंगे। यहां का मसला इनको दिखता ही नहीं। जमीनी तौर पर गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब होते चला है, अमीर जो है सब कुछ गिनने गिने अमीर सबसे ज्यादा अमीर होते चला है। गरीबों के मसला इनको नहीं दिखता। हिंदू जब भी इलेक्शन आता है, या तो कम्युनल टेंशन क्रिएट करने को आता है, या तो मुसलमानों के ऊपर ये एक फैशन बन चुका है। हिंदुस्तान के अंदर असली मुद्दे को छोड़ करके एक फैशन बन चुका है कि कुछ भी हो कम्युनलाइज कर दो। कुछ अंतभक्त भी ऐसा है कि वो कुछ भी कहे, चाहे भूख भी लगता हो तो भी इनके बातों पर भरोसा करके मुसलमानों के पीछे लगने के लिए तैयार है। तो बात यह है कि आज जब ये सरकार, अभी मौजूदा सरकार जो है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी, शिंदे और फडणवीस सरकार, एनडीए सरकार को गिराने के बाद में वो लोग जब हुकूमत में आने के बाद जो है महाराष्ट्र के अंदर कहीं न कहीं तरीके से, अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर
कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश हो रहा है। सबसे पहला जो अकोला में कम्युनल टेंशन हुआ, एक 65 साल की औरत को जान से मारा जला दिया गया, और एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला नौजवान, हिंदू नौजवान को मुसलमान समझकर तो उसको भी मारा गया, क्योंकि वो मुसलमान का ऑटो चला रहा था। उन लोगों को हिंदू एरिया में उनको लगा कि ये मुसलमान है तो उसको मार दिया गया। बाद में पता चला कि वो मुसलमान, ये हिंदू था। उसके बाद जो है कई जगहों के ऊपर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में दंगा फसाद होता है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में दंगा फसाद हो रहा है, अभी भी चल रहा है। वहां पर एक संस्था है शिव प्रतिष्ठान संस्था, वहां पर लोगों ने जो है बंद का ऐलान कर दिया है, गांव बंद आज भी चालू है अलग अलग जगहों में। क्योंकि मेरे प्रस्ताव के अंदर मैंने नाम डाला हुआ है, अलग अलग गांव जहां पर कम आबादी में मुसलमान रहते हैं वहां पर लोगों ने बंद का ऐलान किया हुआ है। कल परसों अलग अलग जगह पर हुआ, जगह का नाम भी मैंने लिखा है इसके अंदर। और आज भी एक गांव है जहां पर बंद चल रहा है। कल कटाव नाम के जगह पर जो है कोई सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मुसलमान ने, जो मुस्लिम बच्चों ने जो है टीपू सुल्तान का फोटो लगाया अपने डीपी पर, उनको घेरा गया, घेर कर पूरा गांव के अंदर जो उनका परेड किया गया, और आखिर में पुलिस वालों के सामने सर झुकाकर सजदा करा करके जो है उनको माफी मांगने लगाया। एक स्टेटमेंट है अभी हाल में मीनाक्षी लेखी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कनाडा में जो परेड हुआ ट्रक के ऊपर, इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के डेथ के ऊपर बाकायदा परेड हुआ, इंदिरा गांधी गोली मारते हुए कनाडा के अंदर ट्रेलर के ऊपर परेड हुआ। सब लोगों ने उसका निंदा किया। मीनाक्षी लेखी का स्टेटमेंट मुझे याद आता है। मीनाक्षी लेखी ने स्टेटमेंट दिया कि ये बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं है, वहां के हुकूमत को इसके ऊपर, जहां भी ऐसा कुछ चीज होता है, क्रिमिनल होता है, वहां के हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें भी हम ऐसा ही समझेंगे। ये खास करके मैंने यहाँ पर इसलिए कोट किया हूं, हिंदुस्तान के अंदर ये सरकार 2014 में सेंटर में आने के बाद में कई जगहों पर जो है मुसलमानों की नस्लकुशी हुआ, मुसलमानों को जो है लिंचिंग किया गया, कोई ट्रेन से धक्का देकर मार दिया गया अलग अलग तरीके से। और यहां तक कि आपके साथियों को भी नहीं छोड़ा। सिद्दीक खातून आपको याद होगा, हाथरस में कवरेज के लिए गए थे, उसको जो है बिना कुछ मतलब का, बिना कुछ केस का जो है अंदर कर दिया, कितने साल के बाद निकला बाहर। यहाँ कुछ भी होता है तो सरकार जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाता है, वो कुछ भी कानूनी तौर पर कुछ करते नहीं है। तो मैं ये सवाल जो है मीनाक्षी लेखी से पूछना चाहता हूं, क्या अपना गलती मान रहे हैं? ये मोदी सरकार जो है अपना गलती मान रहे हैं कि जैसा आपके मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो आपको भी ऐसे ही समझा जाएगा। तो क्या समझे हम लोग? और ये हकीकत है, यहाँ पर कुछ भी होता है दलितों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर, कुछ भी एक्शन नहीं होता है। अकोला में जो फसाद हुआ उसका बाद में कई जगह पर हुआ, मुंबई के अंदर जन आक्रोश मोर्चा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोल आउट किया कि इसमें अगर कोई शिकायत दर्ज करने वाला हो या ना हो, सुओ मोटो खुद ही जो है कोई इसके ऊपर केस दायर करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। मुंबई के अंदर 2 जगहों पर मेरे ख्याल से जन आक्रोश मोर्चा हुआ, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बावजूद भी जो है एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद वही जज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हैं कि शायद महाराष्ट्र हुकूमत के बारे में उन्होंने ऐसा कि इम्पोर्टेंट हो गया है। ये अखबार में आया है, मैं नहीं कह रहा हूं। इम्पोर्टेंट का मतलब आपको पता होगा, नामर्दानगी की बात, मतलब ट्रांसलेशन शायद होता है उसका। इस तरीके से भी ये महाराष्ट्र हुकूमत के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जज ने टिप्पणी किया, उसके बावजूद भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ कुछ इंसाफ नहीं हो रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले डीजीपी से एक मुस्लिम डेलीगेशन मुलाकात की, ये सब हालातों को बताते हुए कैसे ऐसे हालात सब जगह पर हुआ है, और यहाँ भी एक्शन होता है तो मुसलमानों को 90% मुसलमानों को अरेस्ट, जो बेगुनाह मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है। अब जो है
मैं आपको बताता चलूं, सॉरी, बाल्टी में गुलाबराव पाटिल जलगांव डिस्ट्रिक्ट में कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके घर के आसपास जो है दंगा फसाद होता है, कम्युनल टेंशन होता है, वहां पर भी मुसलमानों को ही ज्यादा अरेस्ट किया जाता है। उसका अलावा शेगांव, संगमनेर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर राधा कृष्ण विखे पाटिल गार्डियन मिनिस्टर और उनका बेटा जो है सुजय पाटिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर भी जो है मुसलमानों को ऊपर ही जो एक्शन होता है, ज्यादातर मुसलमानों के बेटा मुसलमान है, एक्शन होता है। और ये सब माहौल कैसा खराब हो रहा है, ये माहौल जन आक्रोश मोर्चा हर जगह होता है। सांगली में भी जो ये मसला शुरू हुआ, पहला जो है जन आक्रोश मोर्चा किया गया, वहां पर खुलेआम जो है स्टेज के ऊपर लाखों की तादाद में लोगों के सामने मुसलमानों को टारगेट करते मुसलमानों के खिलाफ जो नफरती भाषण किया गया, मुसलमानों की बेटियों को ऊपर उनकी अजमत कैसा लूटनी चाहिए, उनका सर कैसा कलम करना चाहिए, इस तरीके से बातें कर करके जो उन्होंने भाषण दे के गया। उसके बाद इस तरीके से माहौल खराब किया जाता है, उसके बाद जो है वहां पर कम्युनल राइट्स होता है। कई जगहों पर अभी जो सांगली में जो हो रहा है, वहां पर पुलिस वालों ने बताया, मैं नाम नहीं ले सकता, कि ये ऊपर से है, अगर हम लोग इसका कोई एक्शन लेंगे हमारे तबादला हो जाएगा, हमें बदला बदली किया जाएगा। इस तरीके से एक सोची समझी साजिश की तहत जो है महाराष्ट्र के अंदर दंगा फसाद भड़काकर लोगों को, हर धर्मों को आपस में बांटने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग जो है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर शिंदे जी, होम मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से जो गुजारिश करेंगे, कहते हैं कि इस हालात के ऊपर जल्दी काबू पाए और इम्पार्शियल, भेदभाव के बगैर बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए। और यहाँ के महाराष्ट्र का एक हिस्ट्री है, तारीख है, यहाँ कितने भी बड़े बड़े भी हादसे भी होते हैं, 2 दिन के अंदर लोग भूल जाते हैं। बॉम्बे को ले लीजिए, क्या क्या हादसा बॉम्बे के अंदर हुआ, लेकिन मुंबई के अंदर बड़े बड़े हादसे हुए, मैं उसका नाम मैं बहुत बताना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई के लोग इतने मतलब सुलझे हुए लोग हैं कि 2 दिन के अंदर सफल करके अपने अपने कामों को करने वाले लोग। और महाराष्ट्र के अंदर, पूरा महाराष्ट्र को देखा जाए, महाराष्ट्र के अंदर बहुत कम तारीख है दंगा फसाद की। ऐसे महाराष्ट्र को जो है इलेक्शन सिर्फ और सत्ता हासिल करने के लिए ये हुकूमत उनके लोगों के साथ में लेकर के जो है यहाँ का आबो हवा खराब करने की कोशिश कर रहा है। हमारा मुतालबा यह है गवर्नमेंट से जल्द इस हालात के ऊपर काबू करे और भेदभाव के बगैर इम्पार्शियल और स्ट्रिंजेंट एक्शन उठाए ऐसे लोगों के ऊपर। हिंदुस्तान के कानून जो फंडामेंटल राइट्स जो मुसलमानों को दिया, हर धर्म को दिया गया है, वी हैव द राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस आवर रिलीजन, हमारे धर्म के साथ से रहने के लिए और हमारे धर्म का जो है दावा करने की हमें इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और तारीख जगहों का नाम बदलने से या हमारे लोगों का फोटो नहीं रखना है बोलने से तारीख बदलेंगे नहीं। टीपू सुल्तान जो ईस्ट इंडियन मतलब कंपनी से अंग्रेज सरकार के खिलाफ इतना डरा, केरला के अंदर जो बेबाक रखते थे, यहाँ तक कि केरला के अंदर हिंदू धर्म के नीचे जाति के जो है औरतें जो है छाती डाक नहीं सकते थे, उन्होंने उनको आजादी ही दिया, उनको जो आपका इज्जत डाकने का जो उन्होंने अपने हिसाब से जो है मौका मतलब वहां पर सहारा दिया, सब करके दिया। उनके राज में जो हिंदू वजीर लोग थे, कई जगहों पर मैसूर के अंदर उनके द्वारा में मंदिर बनाया गया। और औरंगजेब के बारे में जो बात कर रहे हैं ये लोग, औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब राजा थे लेकिन अपने खुद का रोजी रोटी भी अपना खुद जो कुरान शरीफ लिखने के उस कमाई से वो खाते थे। यहां तक मंदिर गिराने की बात है, उनके जब लश्कर और उनके जब साथी एक तरफ बढ़ रहे थे, उसमें से एक हिंदू राजा की बेटी जो है उस मंदिर में गए, उस मंदिर में पुजारी ने उनका जो है बलात्कार किया मंदिर के एक हिस्से में। ये हिस्ट्री है, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये मैंने हिस्ट्री में और जो चैनल जो चल रहा उसका पढ़ा है। और वो आकर के बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसे इस तरीके से हुआ। तब जो है औरंगजेब ने कहा उन लोग से मशवरा करके कि उस जगह पर जो मंदिर जो पूजा करने की जगह है, वहां पवित्र जगह, वहां पर इसने गिनोनी हरकत हुआ, वो हिस्सा जो है मंदिर का गिराया जाना चाहिए। वो लोग सबने मशवरा करके वो हिस्सा जो है मंदिर का वो लोग हटा दिया। कोई मंदिर गिराने के हिसाब से नहीं किया, लेकिन
जितने भी यहाँ पर हमारी जो तारीख है, मुगलों ने जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे इमारतें खड़ा करके गया है, वो तारीख को मिटाने से या किताबों को बदलने से, और आजकल जो एक्साइज बुक्स है उसका अंदर से सारी चीज मिटाया जा रहा है। सबसे बड़ा बापू का जो जिसने कत्ल किया, फादर ऑफ द नेशन है, उसका जो है यहाँ पर सत्कार हो रहा है, गोडसे के नाम पर सत्कार हो रहा है। तो पूरा जो है हिंदुस्तान की तारीख को बदलकर एक अलग तरीके से पेश करने की जो कोशिश चल रहा है। और मुसलमानों के ऊपर हमारे कायद बनातौला साहब का मुझे याद आता है, उनमें तकरीर में हमेशा कहते थे, हिंदुस्तान के कोई भी एक तबके को अगर आप पीछे कर देंगे हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। हिंदुस्तान को अगर तरक्की करना है, वर्ल्ड लीडर बनाना है, सिर्फ बाहरी मुल्कों में जो है जाकर के लोगों को जो है मतलब इकट्ठा करके वहां पर हीरो बनने से जो है हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। हिंदुस्तान का हर तबके को, चाहे मुसलमानों दलित तो हर तबके को जो है अगर मेन स्ट्रीम में लाएंगे तब जो हिंदुस्तान का तरक्की होगा। हिंदुस्तान के तारीख में इतना ज्यादा बेरोजगारी नहीं हुआ। डिग्री यूपी के अंदर एक पियून के पोस्ट के लिए जो है ऐलान आता है गवर्नमेंट से, लाखों की तादाद में वहां पर डिग्री होल्डर जमा होते हैं। नौकरी नहीं, रोजी रोटी नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये हालात को बदले, खास करके महाराष्ट्र सरकार से। इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को बांटने से एक नेचर की तरफ से भी एक इंसाफ होता है, और वो भी आपको माफ नहीं करेंगे। इस तरीके से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, तो आप लोग जो है धर्मों को आपस में लड़ाकर खून खराबा कर अगर आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये नहीं करना है। सरकार से हम मुतालबा करते हैं, अगर सरकार इस तरह कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, we will move to the courts। मुझे याद है मेरा एक वकील ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब हुकूमत से अगर रियायत नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है, तो यहाँ पर बसता है जुडिशरी। जरूरत पड़ा तो जुडिशरी से जो है हम मुतालबा करेंगे, और जुडिशरी के सामने भी जो है अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़ा तो। ये हर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को भी जो हमारे जो एडवोकेट जमीर खान साहब है, जो सांगली के प्रेसिडेंट है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के, उनका एक लेटर है जो कांग्रेस पार्टी को भी दिया गया है। मैं हर पार्टी के साथ में इसका मुतालबा करूंगा। तो यहाँ के आपके माध्यम से हर सेक्युलर पार्टी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब पार्टीज का भेद आगे हटा करके महाराष्ट्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, जैसे कर्नाटक में हुआ, सब लोग आगे आए और इसका मुकाबला करें। और मैं और एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कर्नाटक एक एग्जाम्पल है। फासिज्म को जो है सॉफ्ट हिंदुत्व से कभी भी मुकाबला नहीं किया जा सकता है। फासिज्म को खत्म करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी का भी हो, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व से फासिज्म को खत्म नहीं किया जा सकता है। एक्सट्रीम सेक्युलरिज्म से, जैसा अभी कर्नाटक में हुआ, एक्सट्रीम सेक्युलरिज्म से जो है फासिज्म को खत्म किया जा सकता है। फासिज्म को खत्म करना लाजमी है, और ये कर्नाटक में जो है ये साबित किया गया है। जब बजरंग दल का तकीब वहां पर बढ़ गया, तो कांग्रेस सरकार ने वहां पर यह ऐलान किया कि हम अगर जीत के आएंगे तो बजरंग दल को जो बैन करेंगे। दिस इज एक्सट्रीम सेक्युलरिज्म, क्योंकि सेक्युलरिज्म जो हक है वो बात करे, खुलकर करे, उसमें सॉफ्ट हिंदुत्व का कोई जो है बातें नहीं होना चाहिए। और कर्नाटक के अंदर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो हिंदू भाई जो है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, मेजोरिटी कम्युनिटी का 31% वोट एनडीए को या बीजेपी को हासिल हुआ है। 69% ऑफ द पीपल आर सेक्युलर। 69% ऑफ द पीपल, द मासेस आर सेक्युलर। अभी भी उम्मीद बिल्कुल जारी है, और उम्मीद है कि हिंदुस्तान अपने गंगा जमनी तहजीब में वापस आएगा। कितना भी कोशिश कर ले कौमों को बांटने का, ये चीज होगा नहीं। इतना ही मेरा कहना है। और अब आप बात करें। मैं चाहूंगा हमारे महाराष्ट्र के वुमेन्स लीग प्रेसिडेंट नूरबानो राव साहिबा इसमें बात करें। अभी जो हालात हुए वुमेन रेस्टर्स का साथ में, उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम। जय भीम। भारत एक सर्कुलर देश है। इस देश के अंदर जो आज हो रहा है, उस चीज को नजरअंदाज हम करके जिएंगे तो हमारे देश का बहुत बड़ा एक हिस्सा नुकसानदायक हो जाएगा।
और जहाँ पे इस देश के अंदर औरतों को जो देवी का दर्जा दिया जाता है, उस देवी के दर्जे देने वाले इस देश के अंदर आज जो पहलवानों को जो पहलवानों के साथ हो रहा है और उनके लिए इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत दुखदाई है। और मोदी साहब ने ये बताए थे कि सबका साथ सबका विकास, और उस उनके जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है ये कहीं से भी मेल नहीं खा रहा है। जो आज जो रवैया हो रहा है बेटियों के साथ, हाथरस के बेटी के साथ रहे या कोई पहलवानों के साथ रहे या एजुकेशन में नकाब के लिए जो वो कर रहे, परेशानी कर रहे हैं लोगों को नकाब की वजह से, इस करके ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस गवर्नमेंट की वजह से हमको जो है जो तसल्ली मिल पाएगी या मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम मोदी साहब से, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज में आप ध्यान दो। और सबका साथ सबका विकास बोलते हैं आप, और आप स्टोन एज में लेके जा रहे हैं पब्लिक को। और जो जनता है, ये नहीं है कि विकास बोले तो आगे जो मॉडिफाई करके जो आगे चलेंगे देश के भलाई के लिए, उस चीज को विकास कहा जाता है। आप तो विकास के नाम से मुगलों के इतिहास छान के मिटाने लग रहे हो। और ऐसा ये बात है कि अगर समझो पहले जमाने में होता था कि पत्थरों से आग निकालते थे, आज तो लाइटर से। विकास उसी का नाम होता है ना, जिस चीज को आगे लेके चलते हैं, तरक्की को लाते हैं। आज मुझे कोई बोल देगा कि चलो पत्थर से आग निकाल के हम कुछ बनवाएंगे, आज कोई मानेगा भी नहीं। और इतिहास ये होता है कि एक देश का प्राइड होता है, एक देश की जो इतिहास बहुत बड़ा एक गवाह होता है कि इस देश के अंदर कैसा सर्कुलरिज्म आया था और कैसे लोग थे, कैसे सब धर्म को लेके चले। उस बात का इतिहास बोलने से कुछ फायदा है। अगर ये नफरत की इतिहास बता करके आप विकास का नाम दे करके इस देश को तुम किस दिशा से लेके जा रहे हो, वो आज सभी के नॉलेज में आ चुका है। इसलिए वो काम आप ना करें, आप सब लेडीज को भी। और मैं चाहती हूँ कि उस पहलवानों की बेटियों को, तो इसलिए उनको इंसाफ मिले पहली फुर्सत में, ताकि इस देश का एक सम्मान करके वो जीत के आए हैं, देश की शान बढ़ाए हैं। आज उसी बेटियों को इसी देश के अंदर इस तरह की बेहुदी करना, ये अच्छी बात नहीं है। उनको मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके उनसे इंसाफ होना चाहिए। जैसे कि आप महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी में 32,000 औरतों को बताया गया है जो IAS एजेंट बन के गई। वो आपकी केरला से भी, आपकी पार्टी भी केरला में है, तो आपकी पार्टी ने उस चीज पर क्या एक्शन लिया था? उसके एविडेंस तो होने चाहिए ना। अगर आप बोलते हैं कि इतने लोग धर्मांतर करके यहाँ गए वहां गए, तो रिकॉर्ड में एविडेंस दिखा के बोलना चाहिए ना कुछ भी चीज। वो नहीं, उसका एक्शन लिए थे उन्होंने बोला ना प्रूफ करेंगे, IML से बोले थे अगर आप प्रूफ करोगे तो उनका एक कितना तो एक मुआवजा रखे थे उनको। 1 मिनट, रहमान साहब बोल रहे हैं। 1 करोड़ रुपया जो है मुआवजा इनाम रखा गया था मुस्लिम यूथ की तरफ से कि कोई भी एक केस भी अगर लेकर आएंगे इस तरीके से, तो उसको दायित्व दिया गया था 1 करोड़ के इनाम देंगे। कोई नहीं आया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उस फिल्म के ऊपर ये बताने के लिए, ये इम्प्रिंट कराने के लिए कह दिया कि डिक्लेयर करो कि इसमें सच्चाई नहीं है, ये किसी के जिंदगी के ऊपर बनाया भी नहीं है, समझा। और आज जो है, जैसा कि मैंने कहा कि इतने ज्यादा इंसाफ होने के बाद भी, इतना कोशिश करने के बावजूद भी जो है केरला में एक सीट बीजेपी का नहीं है। उसे हासिल करने की लास्ट इलेक्शन में केरला का जो बीजेपी प्रेसिडेंट है उसके हाथ से जो है करोड़ों रुपये पकड़ा गया था। ये अखबार नहीं आता, दो मीडिया दिखाते नहीं। हर मुमकिन कोशिश जारी है वहां पर। इसीलिए जैसा कश्मीर फाइल बनाया गया वैसा केरला स्टोरी भी बनाया गया, कुछ हकीकत नहीं है। और केरला के लोग जो है, हिंदू हो या मुसलमान हो, 100% एजुकेशन केरला में है। किसी को जाके लव यू करने के लिए आके बोल दिया, हेलो हाई आई लव यू, चलो आ जाओ मेरे साथ में, मुसलमान बन जाओ, ISI बन जाओ, इट्स नॉट इजी टास्क, जैसा ये लोग बता रहे हैं। ये सब जो है मुल्क के माहौल खराब करने के लिए, जहां जहां भी इनके हाथ में नहीं है, जो रियासत इनके हाथ में नहीं है, और यहाँ पर
अरबों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी वहां पर कुछ कर नहीं पा रहा है, हासिल नहीं हो पा रहा है। तो ये कोशिश है कि जो केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, नासा के अंदर भी केरला के लोग काम कर रहा है। वैसे एक आपका जो है आपका देश का उन्नति वाला एक रियासत को जो है उसको भी माहौल खराब करने की कोशिश है। दिस इज टोटली प्रोपेगेंडा एंड प्लान्ड सिस्टम। आप बताओ, जो मॉडल गुजरात मॉडल है, 150 स्कूलों के अंदर 10वीं में एक बच्चा पास नहीं हुआ, यहां से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, यहां पर जो है हिंदुस्तान को जो है तरक्की पर लेके जाने की बात किया जाता है 150 स्कूलों के अंदर। और गुजरात के अंदर 42,000 लेडीज वुमेन्स आर मिसिंग। एक बात, एक मिनट, 42,000 वुमेन्स आर मिसिंग। ये नेशनल डाटा के हिसाब से है। क्यों नहीं होता, उसका ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बन रहा है? ये लोगों को वो औरतें कहां गई ये भी पता नहीं। भाई केरला, नहीं केरला, ये सब बातें आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ जो है ये गवर्नमेंट का सोची समझी, इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट। साजिश। एक बात बताइए आप मुझे, एक बड़ी संगठन ने कहा कि मतलब नारा दिया है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। क्या आप जय श्री राम कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको और मुझे भी, ये कहने वालों को और मुझे भी जो है अपने धर्म के हिसाब से रहने और उसको प्रैक्टिस करने की, उसको जो है लोगों में बताने के लिए भी इजाजत दी है। जय श्री राम कहने से मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, कहने से कुछ नहीं, लेकिन ये फोर्स तरीके से अगर बोला जाएगा मुझे कि धर्म के हिसाब से आप जय श्री राम को, मैं नहीं कहूंगा। क्यों कहूंगा? ये देश की जो है मुसलमानों ने और हिंदुओं ने सब लोगों ने मिलकर सींचा है, सबका खून इस धरती पर है, जब जाके इस देश को आजादी मिला है। तो किसी के कहने से, और आपको अभी मैंने कहा 31% ऑफ द इंडियन पब्लिक सिटीजंस आर वोटेड फॉर बीजेपी, 69% अभी बाकी है, 69% अभी भी बाकी है। अगर वो ये लोग ये सोच रहा है कि इस वोट के हिसाब से जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कि उनके जो है गलत सोच है और उसमें कभी वो लोग कामयाब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग मौजूद है हिंदू धर्म से ही, ब्राह्मण से भी मौजूद है यहाँ पर, जो इनके ये सोच के खिलाफ है, और वो भाई लोग जो इसे मुखातिब करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो मोहम्मद इस्माइल कायद साहब है जी, तो क्या वो पूरी पार्टीशन मुस्लिम लीग के से जुड़े हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि उन्होंने जो है वो बाद में नई मुस्लिम लीग बनाई। आप ये कह रहे हैं वो जो है वो मुस्लिम लीग मूवमेंट का हिस्सा था, बिल्कुल निकाल। जी जी, तो कायद मोहम्मद इस्माइल जो है वो पूरी इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग कानून कब बना? कानून आजादी के बाद बना ना। तो उसमें शामिल थे, क्या मेंबर थे, एक्टिव थे? पाकिस्तान बिल्कुल फर्क है। फर्क नहीं है, वो उसमें थे क्या? तो देने वाली मुस्लिम लीग में थे क्या? हाँ, देखिए, अगर वो सवाल अगर आप करेंगे जो है वेस्ट बंगाल में जो हुकूमत बना, सुनो देख, इस तरीके से आप अपील नहीं कर सकते। देखो, सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि सेक्युलर का मतलब जो है धर्मनिरपेक्ष वाला कोई धर्म नहीं वाला। हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलर का डेफिनेशन क्या है? हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलर का डेफिनेशन, अगर मैं मुसलमान हूं, मेरा रिलीजन मैं अपने हिसाब से चुनूं, दूसरों का रिलीजन अपने हिसाब से लो, उसका ऊपर आपको कोई टिप्पणी नहीं करना, उसका ऊपर आपको कोई लफड़ा नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना है। वो आप अगर हिंदू है, आप अपने हिसाब से रहियो, मैं मुसलमान हूं, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। सेक्युलरिज्म जो है कोई धर्म निरपेक्ष मतलब बिना कोई धर्म का नहीं है। समझा? सवाल में समझ गया। आपका ये कहना है कि कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब फ्रीडम मूवमेंट में मौजूद मुस्लिम लीग में शामिल थे, तो बाद में जो है वो इंडिया में आने के बाद वो डेफिनेटली शामिल थे, डेफिनेटली शामिल थे, क्योंकि उनका उम्र जो है, बताइए। नहीं, मेरा पूरा जवाब भी सुना। नेहरू ने उनको मना किया था इंडिया में मुस्लिम लीग को बनाने से, वो आजादी के बाद, उससे पहला नहीं। कहा था कि आप इंडिया में मुस्लिम लीग मत बनाइए, मुस्लिम लीग जो है पार्टीशन कर चुका है, उस पार्टी को खत्म की थी। लेकिन इसके बावजूद भी आपने मुस्लिम लीग बनाई, उसको आगे बढ़ाया, तो इसके पीछे क्या वजह? उसके बावजूद भी कायदे मिल्लत साहब ने सिर्फ कहा ही नहीं, नेहरू साहब ने कायदे मिल्लत से कहा ही नहीं कि आप मुस्लिम लीग पता नहीं,
उनको ऑफर भी किया, आपको हम गवर्नर बना देंगे, आपको मिनिस्टर बना देंगे, आप जो चाहिए वो देंगे। यहाँ तक कि आपके अबुल कलाम आजाद जो है पार्टीशन के बाद जो बहुत बड़ा एक सभा किया लखनऊ के अंदर, उस लखनऊ के सभा में भी जो है कायदे मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद थे। वहां पर मुसलमानों से ये कहा गया कि आप जो है कोई भी असली मतलब कौम के नाम पर कोई पार्टी में मत जुड़िए, आप मेन स्ट्रीम पार्टी में जुड़ जाइए, जैसा कि कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद जो है कायदे मोहम्मद साहब को जब नौरू साहब ने ऑफर दिए तो उन्होंने कहा कि हमें कम से कम दुगना होने के लिए हमारी प्लेटफॉर्म चाहिए, कम से कम भी। आज जो हालात पैदा है कि नहीं, सवाल ये है, आज मेरा भी सवाल सुनिए आप, आज जो हालात पैदा है कि नहीं, मुसलमान का बोलबाला है, मुसलमान को जो है हर तरीके से देश के अंदर पौना किया जा रहा है, मुसलमान के ऊपर हर वक्त उनके पहनने के ऊपर, उनके खाने के ऊपर, उनके मसाजिदों के ऊपर जो हमला हो रहा है मुसलमान के अंदर। मोहम्मद इस्माइल साहब वो मुस्लिम लीग के नाम से पार्टी की बनाई, वो किसका नाम पुराने पार्टी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम, और के नाम से बना सकते हैं ना? क्यों नहीं? मुसलमान देखो, इस किस्म के मुसलमानों को मेरा कहना ये है, मुसलमान सच्चा है। मुसलमान जो मुस्लिम रिलीजन है वो रिलीजन ये वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप जो है मुसलमान पूरे तरीके से मुसलमान बनते रहिए। और इस्लाम में कहीं भी जो है कोई भी गलत के ऊपर या उनको ऊपर गलत टिप्पणी करना, उनके लिए गलत करना नहीं है। यहाँ तक कि यहूदी भी उनके पास जब गया शिकायत लेकर के बात किया, देखा तो यहूदी के हाथ में पैसा गया, ये चीज है। तो मुसलमान कहने को क्या है, मुसलमान 75 साल के अंदर मुस्लिम लीग का आप तारीख उठा के देखो, मुस्लिम लीग ने कहां पर दंगा फसाद करवाया। मुस्लिम लीग मुस्लिम का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के बता, मैं आपको कॉपी देता हूं, नेशनल इंटीग्रिटी, एम्पावरमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन, पसमानदा तबके का जो है उनको एम्पावरमेंट करना मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशनल ये है तरीका है। और उन्होंने वही किया है। केरला के अंदर जो मोहम्मद शिहाब तंगल थे, केरला के अंदर जो कम से कम 30 साल मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट रहा आले रसूल से, उनके गुजरने के बाद में मुस्लिम लीग ने वहां पर 100 घर, उनके यादगार में 100 घर बनाने के लिए फैसला किया। एक घर जो है 6 लाख 6.5 लाख का घर है, आज वो 6,000 के ऊपर पहुंच गया है। और हर धर्म के लोगों को देता है, जिसके सर पर छत नहीं है वो सबको देता है। ये मुस्लिम लीग का तरीका है। सेकुलर नॉन सेकुलर क्या है आप बताओ, देखो कभी केरला में जाके देखो आप देखिए। हाँ, जो सवाल है उनकी सबसे बड़ी जो आम पार्टी कांग्रेस से हम कहते हैं नाम निहार सेकुलर पार्टी, नाम निहार सेकुलर पार्टी के सेकुलर बड़े नेता राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की मुस्लिम लीग को जरूरत क्यों पड़ गई कि मुस्लिम लीग जो सेकुलर पार्टी या मुस्लिम लीग को इस सनद की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है? आपका सवाल जो है बिल्कुल मैं कहूंगा कि आपने गलत सोचा है। क्यों? मुस्लिम लीग को किसी की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। नहीं मैं आप बताता हूँ, क्योंकि आपने नहीं, वो बात सही है, वो बात सही है, वो बात सही है। नहीं, राहुल गांधी ने बोला ही नहीं है। राहुल गांधी बोलने के बाद जो है पूरा गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार के लोग जो है शुरू हो गया, जिन्ना की पार्टी है उनको क्यों पड़ी है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ने अगर बोला है तो हम फख्र करते हैं। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग अपने गिरेबान में अगर जाके भी देखेंगे तो कहीं कभी भी जो है किधर भी जो है मुस्लिम लीग को कोई गलती कि ये वो कोई तारीफ नहीं आप उठा भी नहीं पाएंगे, आप दिखा भी नहीं पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ एनी वन ऑफ यू इफ यू कैन से शो एनी एडवर्स रिमार्क ऑन द मुस्लिम लीग्स वर्किंग, आप एक उठा के दिखा दो, मैं आपके सामने जुड़ जाऊंगा, सियासत छोड़ दूंगा। एक पत्रकार बंधु ने कहे कि आप जय श्री राम बोलोगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो किसी को निर्दोष को मार दिया जाता था या किसी को। हर मुसलमान को, इस इंडिया के देश के हर एक मुसलमान को ये राम राज से एतराज नहीं है, रावण राज से एतराज है। ये बात सबके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि हरकतें जो रावण के होते हैं उसके लिए लोग नफरत करते हैं। रामराज में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरीके से आज जो लोग राम के नाम लेकर के जो लोगों का खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से, हत्या करने से और रेप करने से, ऐसे जो चीजें होते हैं वो रामराज में भी हुआ नहीं होगा। तो इसलिए हमको एतराज तो किसी को होना भी नहीं है। जैसा वो हम पूछेंगे तुम राम जय राम बोलो तो हम बोलेंगे तुम अल्लाह बोलो, ये एक बांटने वाली वो हो जाएगी। हम भी उनको इज्जत करते हैं। हर रिलीजियस को इस्लाम ने धर्म में यही बोला है
कि हम सभी मजहब को इज्जत देना हमारा काम है।